Hello friends, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. Guys, CGL 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एंड दिस पेपर वाज हेल्ड ऑन 20th of August 2021 इन शिफ्ट 1. पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था 20 अगस्त 2021 को. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दोस्तों, उम्मीद है अब तक जितने भी वीडियोस हमने CGL 2020 से रिलेटेड बनाए हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे. अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड किसी या फिर इन पेपर से रिलेटेड किसी, तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें. मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है. जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है. इसको निकालना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है. तो आप भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं ये पेपर सॉल्व कराता रहूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. हमें फाइंड करना है यहाँ पर ईडियम. ईडियम किसका? Tide someone over. Tide someone over is a idiom. Basically, it is used when you succor somebody with something. When you succor somebody with something. Basically, financially. अगर आप किसी को फाइनेंशियली मदद करते हो इन उसके ट्रबल टाइम में, उसके मुसीबत टाइम में, तो हम आप ये ईडियम यूज कर सकते हैं. टाइड समवन ओवर. कैसे याद रखेंगे इस ईडियम को, ज़रा याद रखिएगा. टाइड मीन्स बेसिकली होती है, जो आप पढ़ते हो नहीं, ज्वार भाटा इसे बोलते हो, तो टाइड मीन्स बेसिकली होती है लहर, जिसे बोलते हैं ना टाइड. टाइड और एब आपने पढ़ रखा होगा ना, टाइड एंड एब, उस टाइप से. और ओवर मीन्स होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना. तो आप लहर में किसी को ऊपर लाओगे, लहर से किसी को ऊपर लाओगे, यानी कि डूबती हुई नैया का किसी की डूबती हुई नैया को उबारना, इस टाइप से. तो फाइनेंशियली किसी की मदद करना, यहाँ पर आप इसे याद कर सकते हो इस ट्रिक से. तो कैसे याद रखेंगे? अब ये ईडियम हम तभी यूज करेंगे, मैंने कहा ना, कि जब आप क्या करने जा रहे हैं. व्हेन यू सकर समबडी विथ समथिंग. व्हेन यू सकर, अच्छी वो क्या मैं बता रहा हूँ, ये सकर समबडी. सकर मीन्स होता है बेसिकली हेल्प, याद रखना, हेल्प होता है ना. सकर वर्ब भी अपने आप में और नाउन भी है. जैसे हेल्प अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है, वैसे ही सकर अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है. तो सकर समबडी विथ समथिंग बेसिकली फाइनेंशियली अगर किसी की मदद कर रहे हो तो वहाँ पर हम ये ईडियम यूज कर लेंगे. टाइड समवन ओवर. याद रखना कैसे मैंने यूज किया है इसे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो लिखा है गेट अ बोट रेडी. बोट रेडी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर. आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस. किसी से कहना नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. कह रहा है कि देना होता है ना, कहना नहीं, पूछना नहीं, मांगना नहीं. कंप्लीट अ व्योग सक्सेसफुली, मतलब यात्रा का मतलब पूरी तरह से यात्रा सक्सेसफुली करना, ऐसा थोड़ा ना है. योग मीन से यात्रा करना. तो गिव टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल. बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. आपको ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है सिनोनिम. किसका सिनोनिम फाइंड करना है? टैग वर्ड का. टैग बेसिकली यहाँ पर नाउन की तरह बताना है हमें, क्योंकि नाउन दे रखा है ना बेसिकली यहाँ पर. तो टैग नाउन की तरह क्या काम करेगा और वही हमें मीनिंग बतानी है. बताइए भाई जरा, क्या होगा टैग. अब आप तो टैग क्या होता है, टैग लगा होता है ना बेसिकली, जब आप कुछ खरीदने जाते हो वहाँ पर लगा होता है टैग, लेबल, इस टाइप से. तो लेबल इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दूं यहाँ पर. अब ये वर्ड बहुत ही लोकल है, लेकिन पूछ लिया गया तो हमें आंसर देना पड़ेगा, अलग बात है. बैज वर्ड आपने सुन रखा होगा, BADG है ना, BADG. बैज भी होता है इसका सिनोनिम. बैज लगा दिया जाता है ना, मार्क लगा दिया जाता है जिसे, है ना, मार्क भी इसका सिनोनिम हो जाएगा. एक और आपने वर्ड सुन रखा होगा स्टिकर. स्टिकर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा. तो देखो, मैं लोकल वर्ड या आपका ये सभी को पता होगा टैग क्या है बेसिकली, फिर भी मैंने उसके कई सारे सिनोनिम बता दिए. अब तो ध्यान दीजिएगा. तो क्या हो जाएगा, टैग का बेसिकली सिनोनिम हमें फाइंड करना था, और लेबल हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है. साइफन क्या होता है? एक तो साइफन की स्पेलिंग 2 होती है, ध्यान दीजिएगा. एक तो ये होती है, बिल्कुल ये भी सही है. एक होती है SIPHON, ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है. तो इसके 2 स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा. सेफन का मतलब 2 मीनिंग होता है. एक तो है इसका पहला मीनिंग ये हो जाएगा कि किसी लिक्विड का किसी दूसरे कंटेनर में बहना, यानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो कोई लिक्विड जाती है उसे बोलते हैं सेफन कर गया, है ना, सेफन कर गया. और दूसरा होता है कि आप मनी, कहीं से मनी इलीगल तरीके से आप गेन कर रहे हो, तो इलीगली अगर मनी टेक कर रहे हो उसे भी बोलते हैं सेफन. ध्यान दीजिएगा. पंप जानते हो, पंप क्या होता है? पंप मीन्स किसी चीज़ को पुश करना, और उस टाइप से. और दूसरे का एक इससे मिलता जुलता एक ईडियम आता है, पंप एंड शो. पंप एंड शो, इसकी मीनिंग क्या होती है? जब आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैग्निफिसेंट तरीके से ना, बहुत ही मैग्निफिसेंट तरीके से, बहुत ही धूमधाम से, एकदम बढ़िया शानदार, उसे बोलते हैं पंप एंड शो. पंप एंड शो याद रखिएगा ना. लेवल आप जान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ड्रेन जानते हो, ड्रेन, ड्रेन वाला एक तो ड्रेन होता है, दूसरा ड्रेन नाली होती है, एक तो होता है टू फ्लो, यानी दोनों हो जाएगा. ये नाउन भी हो जाएगा और वर्ब भी हो जाएगा, है ना. बहना और
नाली, दोनों हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की बात की जा रही है। क्रेडिट कार्ड डैश हैज़ इंक्रीज्ड, है ना, इंक्रीज्ड बढ़ा है, क्या बढ़ा है? अब देखो इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में कुछ बढ़ा है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अब क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या चीज़ बढ़ी है वो हमें देखना है। फ्लूक क्या होता है? फ्लूक बेसिकली होता है रिजल्ट, है ना, रिजल्ट बोलोगे, और फ्लूक बेसिकली बाई चांस रिजल्ट होता है। इसे और ज़्यादा अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप इसे बोल सकते हो गुड लक, है ना, यानी कि एक ऐसा मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो बाई चांस हो जाए, आप करो नहीं, बाई चांस हो जाए और वो आपके लिए अच्छा हो, उसे बोलते हैं फ्लूक, याद रखिएगा ना। तो फ्लूक मीन्स होता है कोई चीज़ बाई चांस हो जाए उसे बोलते हैं। तो गुड लक बोल सकते हो आप इन्हें, ध्यान दीजिएगा, गुड लक, है ना, कैसे बोलेंगे? गुड लक, गुड लक हो जाएगा इसका। फ्लूक की मीनिंग हो जाएगी। फ्लेक क्या होता है फिर? फ्लेक बताइएगा। फ्लेक बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज़ का टुकड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब हम लोग दीवारों पे पुट्टी करवाते हैं उसके बाद जब वो छूटने लगती है परत दर परत, और उसे बोलते हैं ना टुकड़ा, वो जो परत छूटती है उसे बोलते हैं फ्लैक ऑफ, है ना। तो क्या बोलेंगे? फ्लैक ऑफ हो रही है ना, इस टाइप से, तो परत का उतरना उसे फ्लैक ऑफ भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। फ्रॉड यानी कि फ्रॉड बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड क्या क्या बढ़ा है? फ्रॉड बढ़ गया है ना, ना तो फ्लूक बढ़ा ना फ्लैग बढ़ा, फ्रॉड बढ़ गया। फ्रॉड हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में फ्रॉड बढ़ गई है, इसका धोखाधड़ी बढ़ गई है। फ्रीड जानते ही बंधन मुक्त कर देना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफ़ी आसान पेपर है, टफ नहीं है। एंटोनिम फाइंड करना है हमें किसका? एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी मीन्स क्या होती है? व्याकुलता जिसे बोलते हो, व्याकुलता होना ना, चैन सॉरी बेचैन से जिसे बोलते हैं, चिंता जिसे बोलते हो आप, है ना, तो व्याकुलता होना इस टाइप से। तो एंग्जाइटी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एंग्जाइटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। इसके और सिनोनिम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, वरी हो जाएगा इसका सिनोनिम, बहुत ही आसान वर्ड है, आप सभी को पता होगा, है ना। कंसर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा, CONCERN, कंसर्न भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एप्रीहेंशन वर्ड सुना ही रखा होगा, इसका भी ये सिनोनिम हो जाएगा, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ, एप्रीहेंशन की स्पेलिंग APPREHENSION होता है एप्रीहेंशन, है ना। फिर से थोड़ा गलत हो गया, मैंने बोला फिर से है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेंगे इसे? एप्रीहेंशन की APPREHENSION होता है। कॉन्स्टरनेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, कॉन्स्टरनेशन, है ना, कॉन्स्टरनेशन, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्पेशेंस वर्ड सुन ही रखा होगा, ये तो वैसे ही बहुत ही इजी वर्ड है ना, इम्पेशेंस, है ना, PATIENCE, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए। ट्रेपिडेशन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। दूर का सिनोनिम ट्रेपिडेशन भी हो जाता है ना, वही हिचकिचाहट बोलते हो, इसी चीज़ की घबराहट बोलते हो, इसी टाइप से, तो ट्रेपिडेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने बता दिए हैं इसको। तो फीलिंग ऑफ वरी या फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, ये जो क्या हो जाएगा? एंग्जाइटी हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि कैसे बना है? रेस्टलेस, पहले रेस्ट यानी रेस्ट आराम, और रेस्टलेस यानी आराम रहित, मतलब आराम नहीं रह गई, और उसी में NES लगा दिया तो ये नाउन बना दिया, है ना। तो रेस्टलेसनेस क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और रेस्टलेस एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है वो मीनिंग समझ में आ रही नहीं चाहिए। नर्वसनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। पैनिक भी इसका सिनोनिम हो गया। सो तीनों ये एक दूसरे के सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बिकॉज हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना था एंग्जाइटी का। सर्टेनिटी मीन्स निश्चित है, मित्रों बिल्कुल क्लियर है ना। कामनेस जैसे बोलते हो, सीरेनिटी जिसे बोलते हो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इनकरेक्टली वर्ड फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है? इनकरेक्टली वर्ड फाइंड करना है। कैडर, कैडर जानते हो, जो हमें अलॉट किए जाते हैं, जैसे हम लोग IAS की तैयारी जब करें या फिर जो भी IAS की तैयारी करते हैं उसके बाद जो कैडर इन्हें अलॉट किया जाता है। तो कैडर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसे संगठन बोलते हो, सब ग्रुप भी बोल सकते हो। कार्निवरस बेसिकली वो जो होता है जो मीट ईटिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, मीट ईटिंग, है ना, यानी मांसाहारी इसे बोलते हैं कार्निवरस, है ना, इस टाइप से। बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखी है कार्निवरस की, इसी से कार्निवोर बना है। कमिट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, याद रखिएगा, कमिट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कमिट की 2 मीनिंग होती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है किसी चीज़ का इलीगल तरीके से करना, टू डू समथिंग इलीगल, और दूसरा प्रॉमिस करना, है ना, बोलते नहीं ये कमिटेड है मेरे लिए, तो प्रॉमिस करना किसी चीज़ के लिए, वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एरर है उसमें किस में है? कैलेंडर में। कैलेंडर की स्पेलिंग कई बार याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूज करता है, लगता है बड़ा आसान है और
सही से स्पेल्ड किया गया है, बट यहाँ पर स्पेल्ड इसका गलत तरीके से किया गया है। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CALENTAR होता है, बस ये याद रखना है यहाँ पर CALENDAR, यहाँ पर जो लिखा है ER वाला वो गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना था क्या कोई एरर है या नहीं है, इस चीज़ को देखना है। लिखा है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस, ध्यान दीजिएगा साइंस हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये बात याद रखिएगा। तो साइंस अब यहाँ पर सिंगुलर है, मॉडर्न साइंस यानी कि ध्यान दीजिएगा मॉडर्न साइंस, साइंस सिंगुलर, तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब हैज़, और ब्रोकन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे, ब्रेक, ध्यान दीजिएगा ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, इस टाइप से। तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। सिर्फ किस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, यानी कि कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में एरर है। मॉडर्न साइंस हैज़ हो जाएगा, हैव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे कहीं भी और कोई एरर नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि देखो मैनी हमारा एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन ही आता है और वो प्लूरल आता है। तो मेनी मिथ्स हो गया, अबाउट प्रपोजिशन हो गया, ध्यान रखिएगा अबाउट आर फूड एंड डाइट के बारे में, जो हमारी फूड और डाइट के बारे में बहुत सारी भ्रम है ना, बहुत सारी मिथ्स हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन, मॉडर्न साइंस ने उसे ब्रोक कर दिया, उन सभी को ब्रोक कर दिया है, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ब्रोकन सही है और हैव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है, फिलर की बात की जा रही है। तो लिखा है माई नेबर वॉज एडमिटेड, है ना, टू द। अब देखो ये चीज़ याद रखना, एडमिटेड के साथ प्रपोजिशन टू आता है, ये बात याद रखें, और एडमिट से बना एडमिशन, उसके साथ भी प्रपोजिशन टू ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक टू सम मेडिसिन ही टुक। अच्छा, जब उसने कोई मेडिसिन लिया, ही टुक लिखा है ना, तो उसमें अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मेडिसिन आप लेते हो तो उसका कुछ रिएक्शन होता है ना, तभी तो होती है। जब अगर आप कुछ ठीक कर रही तभी रिएक्शन, नहीं ठीक कर रही तभी रिएक्शन, उसे बोलते हो ना। तो कुछ तो रिएक्ट करेगी, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो रिएक्शन से आएगा। रिटॉर्ट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर मतलब क्विक रिप्लाई। जैसे आपने किसी को, आपने कोई बोला और तुरंत रिप्लाई आ गया, उसे बोलते हैं रिटॉर्ट, क्विक रिप्लाई, याद रखिएगा। बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार यूज किया गया है, अक्सर लोग रिटॉर्ट कर देते हैं ना, तुरंत रिप्लाई देते हैं। बट ये ध्यान दीजिएगा, हम अच्छा वर्ड बोले हैं, मतलब ये नहीं कि ये हमेशा यूज करने लायक, क्योंकि जो तुरंत उत्तर देते हैं बिना सोचे समझे, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो रिटॉर्ट वर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। रिटॉर्ट मीन्स होता है बेसिकली प्रत्युत्तर, यानी तुरंत अचानक से उत्तर दे देना, और ये नाउन भी है अपने आप में, वर्ब भी है। रिजल्ट परिणाम होता है। रिजॉइंडर क्या होता है, रिजॉइंडर मीन्स बेसिकली होता है वही जो आप मीनिंग समझोगे रिटॉर्ट का। रिटॉर्ट और रिजॉइंडर एकदम एक दूसरे के सिनोनिम है, बेहद क्लोज सिनोनिम है ना। रिजॉइंडर का भी मतलब वही होता है रिटॉर्ट करना, प्रत्युत्तर देना, एकदम से क्विक रिप्लाई देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल एन एलर्जिक रिएक्शन टू सम मेडिसिन ही टुक, जब उसने मेडिसिन लिया तब। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना था यहाँ पर सिनोनिम किसका, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स होती है हानिकारक, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ हानिकारक हो। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एल पे एंड हो रहा है ना, तो एडजेक्टिव है। तो डेट्रीमेंटल मतलब दिस इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ। अच्छा हाँ, डेट्रीमेंटल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, बात याद रखिएगा, डेट्रीमेंटल टू। अब इसका सिनोनिम अगर मैं बात करूं तो बात सुन लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है हार्मफुल, हार्मफुल इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल। और भी सिनोनिम सुन लीजिए, डैमेजिंग वर्ड आपने सुन रखा होगा, ध्यान रखना, इससे पहले वाले पेपर में डैमेजिंग ही सिनोनिम था इसका, डेट्रीमेंटल का, क्योंकि इससे पहले वाले किसी पेपर में भी पूछा गया है ये वर्ड, तो डैमेजिंग वहाँ पर था। इंजूरियस आपने वर्ड सुन रखा होगा, इंजूरियस इज गोइंग टू बी सिनोनिम ऑफ, इंजूरियस मतलब घातक है ना, इंजूरियस है। हर्टफुल समझते हो, हर्टफुल हो जाएगा इसका सिनोनिम। और भी वर्ड सुनते रहिएगा, हर्टफुल हो जाएगा। जैसे परनीसियस वर्ड सुन रखा होगा, परनीसियस है ना, परनीसियस वर्ड सुन रखा, परनीसियस हो जाएगा। डेंजरस तो आपने सुन ही रखा होगा ना, डेंजरस का सिनोनिम हो जाएगा। मैलाइनेंट वर्ड आपने सुन रखा होगा, जैसे LIGNANT बोलते हैं, मैलाइनेंट है ना, मलाइन से बना है मैलाइनेंट, ये नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अनहोलसम, अनहोलसम एक में है, ध्यान रखना, ये सारा का सारा वर्ड एक में है, अनहोलसम। होलसम मीन्स होता है लाभदायक, और अनहोलसम मीन्स जो लाभदायक ना हो, हार्मफुल हमारे लिए। बेलफुल वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, बेलफुल है ना, बेलफुल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा अपने। इनिमिकल वर्ड आपने सुन रखा होगा, इनिमिकल,
इनिमिकल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको बता दिए। तो डेट्रीमेंटल मीन्स आते हैं हानिकारक, जो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी सिनोनिम। हमें सिनोनिम फाइंड करना था। फ्रेंडली जानते हो, स्मार्ट जानते हो, इंटेलेक्चुअल जानते हो, डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है यहाँ पर जंबल। जंबल करने के क्वेश्चन मैंने कल अपनी क्लास में बताया था और फिर से मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जंबल करने में एक आपको ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है जो सेंटेंस या पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें पढ़ते हैं पहले सी बी ए। अब देखिए ए से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस। हिज हाइपोथेसिस मतलब किसकी हाइपोथेसिस? हिज जो यहाँ पर आया है, जाहिर सी बात है किसी न किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो हिज पजेसिव एडजेक्टिव आया है, ये किसी न किसी को तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमें पता है ना, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो ये किसी न किसी, और मैं भी वो भी ये भी पता है कि मैस्कुलिन जेंडर का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये हिज किसी न किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आया होगा, यानी ए से तो पक्का स्टार्ट नहीं होगा। सो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी से देख लेते हैं। द वाटर शेड ऑफ ऑल स्टडीज़। वाटर शेड मीन्स होता है बिग चेंज, जैसे बोलते हैं ना, मैसिव चेंज उसे बोलते हैं वाटर शेड। तो द वाटर शेड ऑफ ऑल स्टडीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम वॉज एन ऑब्जर्वेशन मेड इन 1889 बाई स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो रामोस सी कैजल। अच्छा, इतना बड़ा है नाम, यानी बात की जा रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या बी से स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सी से कर। इट हैज़ सिंस बीन प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव्ड हो गई है, हमें नहीं पता चल गया ना, क्या चीज़ प्रूव हो गई। तो यानी सी से भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सी वाला भी नहीं होगा। हमारे पास बचा बी वाले दो ऑप्शन। अब बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा, ये बस इतना ही फाइंड करना है हमें। तो ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर देखिएगा लिखा है, It has since been proved that Kaz's theory is not universal true, but his central idea has remained an accurate guiding principle for all further study। इस चीज़ की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं सी मुझे लगता है एंड करेगा। बाकी देख लेते हैं। बी के बाद ए आएगा, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस। बिल्कुल, किसकी हाइपोथेसिस? इस काजल की, यानी कि ये जो मैस्कुलिन जेंडर आदमी था ना, सॉरी ये वाला बी वाला, ये वाला है ना, इस टाइप से। तो बी के बाद ए आना चाहिए, बी ए, और बी ए इज़ गोइंग टू बी अ पेयर, और किस में है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी ए डी सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम है, बाकी पूरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है वॉइस। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है वॉइस। वॉइस कैसी है, ध्यान दीजिएगा। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू हमारा सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व मेन वर्ब, दिस क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। दिस क्वेश्चन को उठा लो, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यू। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन ऑट लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर माइट लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर शुड लगा दिया, गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है ईडियम। अच्छा, ईडियम आता करना। अ बैड एग। अ बैड एग बेसिकली आपने ईडियम सुन रखा होगा, व्हेन समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, जैसे बोलते हो ना, कोई ऐसा इंसान जो डिसऑनेस्ट हो, अनरिलायबल हो, गैर भरोसेमंद हो, है ना, गैर जिम्मेदार इंसान हो, निकम्मा टाइप का आप बोल सकते हो इसे, है ना। अ बैड एग जिसे बोलते हो, अ बैड एग, है ना, खराब अंडा इसे बोलते हैं। नहीं, खराब अंडा, खराब अंडा कैसे होता है? जब वो कोई ख़राब चीज़ हो उसी को बोलते हैं ना खराब अंडा। तो ऐसे मीनिंग भी आप इसके लिटरल मीनिंग से भी मीनिंग निकाल सकते हो आप इसकी, है ना, इसके लिटरल मीनिंग से भी आप मीनिंग निकाल सकते हो बैड एग, बैड एग से। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हु डजंट लाइक एग्स, ये तो लिटरल मीनिंग होगा, ये भी होगा भी नहीं, है ना। हु लाइक्स टू ब्रेक एग्स, अंडे फोड़ना पसंद करता है। समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक्स, जो लगातार मिस्टेक्स करता है, ये भी यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा। समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम आता रहता है, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, है ना, ब्लैक शीप का भी मतलब वही होता है जो डिसऑनेस्ट इंसान होता है, अनरिलायबल इंसान होता है, इस टाइप से। एक और ईडियम मैं आपको बता देता हूँ, ये अक्सर आप यूज कर लिया करो, है ना। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, यानी कि इसकी हिंदी मीनिंग अगर आप सुनना चाह रहे हो तो नकारा, जिसे बोलते हैं नकारा, बिल्कुल नकारा टाइप का, बिल्कुल निकम्मा टाइप का, है ना। नकारा वर्ड आपने सुन रखा होगा, बिल्कुल निकम्मा आपने वर्ड सुन रखा होगा। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगी। और भी जैसे मैं अगर इस ईडियम को यूज करूँ, गुड फॉर नथिंग को कैसे यूज कर लेंगे? एन आइडल गुड फॉर नथिंग बॉय, एन आइडल गुड फॉर नथिंग बॉय, मतलब बिल्कुल नकारा आदमी, सॉरी लड़का, बिल्कुल नकारा निकम्मा लड़का। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हमारा पैराजम्बल है। पैराजम्बल हमने बताया था कि एक ऐसा स्टेटमेंट फटाफट ढूंढिए जो आपको सेंटेंस के पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो, है ना, सॉरी पैसेज के
टेस्ट एक ऐसा सेंटेंस ढूंढिए जो पैसेज को स्टार्ट कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डैड डैड यस टेल मी, डैड यस टेल मी यानी कि कोई क्वेश्चन किया होगा तभी डैड कह रहे हैं हाँ बताओ, यानी ए से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे आप, ए से यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। फिर लिखा है बी वाले ऑप्शन में लक्ष्मी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, पापा आपसे मुझे बात करनी है। अब ये हमारे बात हो गई, बिल्कुल बी से स्टार्ट करेंगे। डैड, फिर सी वाला कह रहा है डैड आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट, किस चीज़ के लिए यंग हो, बहुत अभी छोटी हो, तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो यहाँ पर यानी डी से भी नहीं होगा। अब हमारे पास बी से स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्मी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, पापा आपसे मुझे बात करनी है। फिर डैड ने रिप्लाई दिया, बी के बाद ए होगा, बिल्कुल बी के बाद ए होगा, बी के बाद ए यस टेल मी बताओ, तो यहाँ पर बी ए डी सी आसान है, आप सभी लोग कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एंटोनिम, किसका एंटोनिम फाइंड करना है, ब्लेमिश का। ब्लेमिश वर्ड बना है ब्लेम्स जैसे, जैसे आपने ब्लेम लगाते हो ना किसी पर, रोप लगाते हो, आरोप लगाते हो ना, ब्लेम टाइप का, उस टाइप से ब्लेमिश करना। तो ब्लेमिश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें पर देखना है ब्लेमिश क्या क्या है। ब्लेमिश अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी है और अपने आप में वर्ब भी है, याद रखिए इस चीज़ को। कलंकित करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को कलंकित करना या कलंक लगाना, इस टाइप से ब्लेम टाइप का, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इम्परफेक्शन वर्ड आपने सुन रखा होगा, इम्परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स होता है परफेक्शन और इम्परफेक्शन मतलब उसके उल्टा, तो इम्परफेक्शन हो जाएगा यहाँ पर ना, इम्परफेक्शन इज गोइंग टू बी सिनोनिम। डिफेक्ट भी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिफेक्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिफॉर्मिटी आपने वर्ड अगर सुन रखा होगा तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिफॉर्मिटी है ना, डिफॉर्मिटी हो जाएगा। डिसकलरेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा है ना, ATION है ना, डिसकलरेशन मतलब कलर को डिसकलर कर देना, यानी कलर किसी का कलर गिरा देना। वो कैसे यूज रखेंगे ये वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है, पूछा गया है यहाँ पर, देखो ये पूछा भी गया है ना। डिसकलरेशन मतलब कि कलर खराब कर देना किसी का। अब कलर खराब कर दोगे तो उसका ब्लेमिश कर रहे हो ना, मतलब बेदाग कर रहे हो, सॉरी उस पर दाग धब्बे लगा रहे हो, उसको टार्निश कर रहे हो, सॉरी कलंकित कर रहे हो, उस टाइप से। तो डिक्लरेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, और अच्छा वाला सिनोनिम याद रखिएगा। डिसऑनर आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसऑनर, डिसऑनर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी वर्ड सुनते रहिएगा। डैमेज वर्ड आपने सुना है, अभी तब बताया था ना, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डैमेज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेनिग्रेट वर्ड आपने सुन रखा होगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेंट वर्ड आपने सुनी रखा होगा है ना, टेंट है ना, टेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। टार्निश वर्ड आपने सुन रखा होगा, टार्निश भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। किसका, ब्लेमिश के सारे सिनोनिम मैं बता रहा हूँ। बिस्मर्च आपने सुन रखा होगा, बिस्मर्च समबडीज रेपुटेशन अक्सर यूज किया जाता है, बिस्मर्च समबडीज रेपुटेशन, इसका मतलब होता है किसी की इमेज को खराब कर देना। बिस्मर्च समबडीज रेपुटेशन, ध्यान दीजिएगा, CH है, BESMIRCH, बिस्मर्च समबडीज रेपुटेशन है ना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना उसे बोलते हैं। डिसग्रेस वर्ड आपने सुन रखा होगा, डिसग्रेस, डिसग्रेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो बहुत सारे सिनोनिम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं ब्लेमिश के। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेन इज गोइंग टू बी सिनोनिम, स्टेन मीन्स होता है धब्बा लगाना, इस टाइप से ना। डिक्लरेशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डैमेज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। परफेक्शन इज गोइंग टू बी एंटोनिम ऑफ ब्लेमिश है ना, हमें एंटोनिम फाइंड करना था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है ना, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की उपस्थिति के लेकर विश्वास नहीं करता है, यानी कि नास्तिक जिसे बोलते हो ना, नास्तिक। अगर वो एक ऐसा इंसान जो विश्वास करता है कि गॉड गॉड है तो वो आस्तिक बोलते हैं, और जो नहीं विश्वास करता है कि नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं ना। नास्तिक की इंग्लिश होती है अथीस्ट, और इसी में से हम ए अगर हटा दें, ए को रिमूव कर दें, थीस्ट हो जाएगा ना। थीस्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो आस्तिक हो जाएगा, यानी बिलीव करने वाला है ना, तो थीस्ट हो जाएगा। तो अथीस्ट इंसान यानी नास्तिक इंसान होता है जो विश्वास नहीं करता है कि गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं, इस टाइप से है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, अथीस्ट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। ईगोटिस्ट इंसान होता है जो बहुत ही दम्भी हो, घमंडी हो टाइप का है ना। कंसीटेड वर्ड आपने एक सुन रखा है ना, कंसीटेड, CONCEIT, याद रखना, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी गई है। कंसीटेड मीन्स होता है घमंडी, एकदम ईगोसेंट्रिक टाइप का, ईगोसेंट्रिक टाइप का हो जाए ना, जो अपने आप को सुपीरियर समझे सबसे, दम्भी टाइप का, घमंडी टाइप का, उससे बोलते हैं ईगोटिस्ट इंसान है ना। तो ईगोटिस्ट आपने समझ लिया। एथीस्ट मीनिंग है इसकी। सिनिक नेचर क्या होता है, सिनिक नेचर बेसिकली सनकी टाइप का है ना, सनकी टाइप का जो है ना, बहुत ही स्वार्थी जैसे बोलते हैं आप, सनकी टाइप का हो उसे बोलते हैं सिनिक नेचर।
एनार्चिस्ट बोलते हैं। एनार्चिस्ट बेसिकली इसे एनार्किस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स होती है अराजकता, अराजकतावादी। अराजकतावादी समझ रहा है? अराजकतावादी मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रूल को फॉलो ना करे। ध्यान दीजिएगा, वन हु इज़ अगेंस्ट द सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक कोई रूल बना उसके अगेंस्ट हो, है ना, उसे बोलते हैं अराजकतावादी, अराजकता, है ना। तो अनार्किस्ट इसी से बना है अनार्किज्म, इस टाइप से। तो अनार्किस्ट होता है जो रूल को फॉलो ना करे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड करना था कि एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट फाइंड करना है। द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो वही कहावत है, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब जो होती हैं वो उनको वैसे ही जैसे वो होती हैं वैसे उनको रखा जाता है, कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं किया जाता है। प्रोवर्ब मीन्स होती है लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरा जिसे बोलते हो, सेइंग्स जिसे बोलते हो। तो सेइंग ये है कि एन एप्पल अ डे, ध्यान दीजिएगा, एन एप्पल अ डे, एक एप्पल एक दिन, मतलब बोलते नहीं पर एक दिन एक एप्पल खाओ और डॉक्टर साहब दूर रहेंगे आपसे, उस टाइप से। यानी आप बिल्कुल आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी रहोगे उस टाइप से। तो एन एप्पल अ डे एक ईडियम होती है पूरा, सॉरी प्रोवर्ब होती है पूरा। प्रोवर्ब है, याद रखिएगा, कहावत है ये, मुहावरा जैसे बोलते हो, एन एप्पल अ डे, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ये तो आपका प्रोवर्ब है, याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुत सारी प्रोवर्ब्स और भी हैं, है ना। टू किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, मतलब एक काम, एक पंथ दो काज जिसे बोलते हो। नाच नावे आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन, अ बैड मैन ऑलवेज क्वारल विथ हिज टूल्स, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना था नरेशन। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सनस, प्रोफेसर ने मीडिया पर्सन से कहा, क्या कहा, फ्रॉम आर रिसर्च, हमारी खुद की रिसर्च से, वी हैव कम टू द कंक्लूजन, हम एक निर्णय पर आए हैं, कि किस कंक्लूजन पर आए हैं, दैट देयर इज़ लाइफ ऑन द प्लेनेट, है ना, कि वहाँ पर प्लेनेट पर जिंदगी है, यानी वहाँ पर जिया जा सकता है, आदमी जीवन यापन कर सकता है, इस टाइप से बात की जा रही है। तो वो प्रोफेसर साहब ने मीडिया पर्सन से ऐसी बात कही। ध्यान दीजिएगा, वी हैव दे रखा है, तो हैव जो चेंज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये वी हैव, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो या तो हैड कैम में बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हैव कैम वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, और हैव कम वाला भी गलत हो गया, तो हैड कम वाला आंसर होना चाहिए था। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, यू चेंज नहीं होगा क्योंकि वी चेंज होगा एज पर दी सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब, और प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वी चेंज होगा। होना तो बेसिकली ही चाहिए था, लेकिन ये प्रोफेसर साहब हो सकता है अपने सभी फ्रेटर्निटी को लेकर बात कर रहे हों, जो भी वो रिसर्चर्स हैं, तो अगर उनको सभी को लेकर बात कर रहे हैं तो वी चेंज होगा यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, जो कि प्लूरल में आ जाएगा, तो दे लगा सकते हो, तो बिल्कुल दे वाला आंसर हो जाएगा। यू तो किसी हाल में नहीं होगा ना, अगर होता तो ही हो सकता था, लेकिन यू तो किसी हाल में नहीं होगा, यह याद रखिएगा। तो पहले ही गलत हो गया, सेकंड भी गलत पहले ही था, थर्ड फोर्थ पहले ही गलत था, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आसान हो गया। देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है, डरना नहीं है। मैंने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं और ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लिया और पेपर भी अपना सॉल्व कर लिया, टाइम भी नहीं लगाया। तो अब अगर आप पेपर पूरा टाइम पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते, एक एक मैच करते, तो फिर आपको टाइम लगता। थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच नहीं यूज करिए और जल्दी जल्दी आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश पेपर से होता है 25 नंबर का क्वेश्चन, मात्र आप 8 से 9 मिनट लगाया करिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, 9 से 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना। स्पीड बढ़ाइए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच से ही आप अच्छे पेपर अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे मैं सोचता रहता हूँ, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, वैसे चीज़ें सारी फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना, हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में यहाँ तो याद रखिएगा, प्रेजेंट अपने आप में नाउन भी है और अपने आप में एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव जानते हो ना, उपस्थित जैसे बोलते हो, प्रेजेंट। नाउन जो होगा इसकी दो मीनिंग होगी, एक तो होगा उपस्थित, दूसरा प्रेजेंट जो आपको मिलती है भेंट, है ना, जैसे बोलते हो उस टाइप से, भेंट गिफ्ट जिसे बोलते हो। तो प्रेजेंट की दो मीनिंग है, तो कई मीनिंग मैंने बता दिया, आपको याद रखना है ना, तो इस चीज़ को। तो उसे क्या बोलते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, उसे बोलते हैं बुके, है ना। बुके की स्पेलिंग याद रखिएगा, कई बार पूछी गई, बहुत ज़्यादा पूछी गई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। बुके की स्पेलिंग जरूर आप याद रखेंगे, बुके। तो बुके इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इसे बुके नहीं पढ़ेंगे, बुके पढ़ेंगे, टी साइलेंट रखेंगे।
ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट जो ऐसे होते हैं उसे ब्रैकेट बोलते हैं, तो कौन से बताने वाली बात है। बास्केट क्या होती है, टोकरी होती है। बुटीक क्या होती है, बुटीक जो हमारे फैशनेबल जो अटायर होती हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हें बोलते हैं बुटीक, है ना, जो इस पर बुटीक की जाती है, कढ़ाई की जाती है। तो बुटीक ये हमारा प्रोफेशन भी है, मतलब काम करने का एक जरिया भी है, तो उसे बोलते हैं। बुटीक भी कई बार स्पेलिंग में पूछी गई, याद रखना, कई बार ये स्पेलिंग इसकी भी पूछी गई है, ये भी याद रखना। बुटीक की बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी गई है यहाँ पर। बास्केट मीनिंग समझ ही आएगा, ब्रैकेट की मीनिंग भी समझ आ गई, और बुके की मीनिंग यहाँ पर यही मीनिंग है इसका। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में फाइंड करना था नो सब्सटीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट, द बिल्डिंग कंट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। किस चीज़ का उसने सर्वे किया कि बिल्डिंग का पुल्ड आउट बेसिकली यहाँ पर ढहाने के लेकर सेंस आ रहा है। बिल्डिंग को गिराना या ढहाना उसे क्या बोलते हैं, पुल डाउन बोलते हैं ना। तो पुल डाउन मीन्स होता है बेसिकली किसी चीज़ को गिरा देना, उसे बोलते हैं पुल डाउन करना। तो पुल डाउन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पुल अप का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिख रखा है। पुल अप के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पुल अप का मतलब होता है बेसिकली किसी को डांटना। दूसरा पुल अप होता है कि पुल अप किसी चीज़ तब यूज करेंगे जब आप कोई एक्शन कर रहे हो और अचानक से रुक जाएं। टू स्टॉप सडनली, है ना, वो काम करते हुए अचानक से रोक देना, उसे बोलते हैं पुल्ड अप कर देना, पुल अप कर देना। पुल आउट का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ को दूर कर देना, है ना, टू मूव अवे, जिसे बोलते हैं पुल आउट कर देना। पुल ओवर का मतलब क्या होता है, पुल ओवर का मतलब होता है टो ओवर। आपने वर्ड सुन रखा होगा ना, जो नगर निगम वाले जो होते हैं ना, गाड़ी को टो कर ले जाते हैं, उसे बोलते हैं पुल ओवर कर ले गए, टो कार, है ना, इस टाइप से। तो पुल ओवर उसकी मीनिंग हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना था। किसका, कौन सा ऐसा वर्ड है 4 ऑप्शन में जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है, मतलब गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है। कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, उसे बोलते हैं कोलोसल। कोलोसल क्या हो जाएगा, कोलोसल मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज। सो कोलोसल की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है, कोई एरर नहीं है इसमें। कोलोसल की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है। एक्सट्रीमली लार्ज क्या हो बोलेंगे इसे, एक्सट्रीमली लार्ज, है ना, उसे बोलते हैं कोलोसल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मैग्निफिसेंट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, है ना, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, उसे क्या बोलेंगे, मैग्निफिसेंट, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त टाइप का। एक्सट्रीमली, तो मैग्निफिसेंट बिल्कुल सही लिखा है। आर्टिकुलेट बेसिकली होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से बोलना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से बोलना, इसीलिए बोलते हैं आर्टिकुलेट कर देना, है ना। से समथिंग क्लियरली, से समथिंग क्लियरली, उसे क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेट कर गया, है ना। हमने जैसे अच्छे से आपको हर एक वर्ड को अच्छे से बोलता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आर्टिकुलेट करता हूँ, स्पष्ट रूप से अपनी बात को बोलता हूँ। स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना, उससे आर्टिकुलेट करने बोलते हैं। कंसेंसस की स्पेलिंग गलत लिखी है। कंसेंसस में जो होता है सी की जगह पर यहाँ पर एस होता है, याद रखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, CONSENSUS होता है। कंसेंसस मीन्स होती है सर्वसम्मति, जिसे बोलते हो सर्वसम्मति, है ना, सर्वसम्मति, उसे बोलते हैं कंसेंसस। आम सहमति जिसे बोलते हो, आम सहमति, है ना, आम सहमति, उसे बोलते हैं कंसेंसस। स्पेलिंग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रणवीर कुड नॉट, कौन से रणवीर, ये वही एक्टर रणवीर की तो नहीं बात कर रहे हैं। रणवीर कुड नॉट वेंट, अब हमें पता है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जैसे विल हो जाए, शैल हो जाए, है ना, इस टाइप से, कैन हो जाए, कुड हो जाए, मे माइट हो जाए, तो इनके बाद ये मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है, ये बात याद रखिएगा। वर्ब की V1 फॉर्म किसमें, प्लूरल फॉर्म वाली, यानी सिंगुलर फॉर्म नहीं, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होती है, याद रखिएगा। तो जो हमारी मॉडल वर्ब होती है इनके साथ वर्ब की V1 फॉर्म लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो वेंट यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, ये वेंट जो है वर्ब सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की। गो वेंट गॉन होता है ना, गो वेंट गॉन होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो वेंट वर्ब दे रखा है, ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसका, गो का। सो यहाँ पर हमें होना क्या चाहिए था, मॉडल वर्ब दे रखी है कुड, तो इसके साथ वर्ब V1 लगाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो रणवीर कुड नॉट गो, रणवीर नहीं जा सका, कहाँ नहीं जा सका, टू द अवार्ड सेरेमनी, है ना।
एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव, वो मालदीव में फिल्म शूटिंग करने में बिजी था, इसलिए वो नहीं जा सका। कहाँ नहीं जा सका? अवार्ड सेरेमनी। तो यहाँ पर कुड नॉट के साथ यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो B1 फॉर्म में आएगी। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की B1 फॉर्म आती है। डू डज के बाद भी वर्ब की B1 फॉर्म ही आती है। डू डज हो गया, डिड हो गया, इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी अगली नेक्स्ट, इन्हीं के लिए जब ये हेल्पिंग वर्ब बन रही होंगी तो वो B1 फॉर्म आएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कौन से पार्ट में एरर होगी? सो इसमें एरर जो हो जाएगी वो 4th पार्ट में एरर हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रणवीर कुड नॉट गो, वेंट की जगह पर गो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 हमारा यहाँ पर क्लोज टेस्ट का है। पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से तरीके से। बार बार बताता रहता हूँ कि आपको 1-2 सेकंड लगते हैं, या 1-2 मिनट भी लग जाएंगे, 1 मिनट भी लग जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी आंसर कर लेंगे। तो पढ़ लीजिए। द 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियों की, यानी 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जिसे बोलते हैं ना, इंद्रियाँ जिसे बोलते हैं बेसिकली, 5 इंद्रियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। 5 सेंसेस के बारे में बात की जा रही है। हिंदी नहीं, इंग्लिश बोलो ज़्यादा अच्छा है, कई बार हिंदी मेरी गड़बड़ा जाती है। तो द 5 सेंसेस, अब देखिए द 5 सेंसेस जो हमारा है वो सब्जेक्ट सेंसेस है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो क्या हो जाएगा? द 5 सेंसेस। अब ऑफ तो नहीं होगा, नहीं, इन भी नहीं होगा, इस तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो आर हो जाएगा। द 5 सेंसेस आर, है ना, द 5 सेंसेस आर। कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं? साइट है, बिल्कुल देखना, हेयरिंग है ना, टेस्ट है, टच है, 4 तो हो गई, 5वीं कौन बची? स्मेल बची है ना, सूंघने वाली। ये बाकी 4 तो है ही हैं, साइट भी है, हेयरिंग भी है, टेस्ट भी है, टच भी है, स्मेल होनी चाहिए थे। यहाँ पर एंड लगा है ना, एंड के बाद सेम आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्मेल होनी चाहिए। आगे देख भी लेते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब देखिए 22 में क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखो आप, मिल भी गया स्मेल है, क्योंकि वहाँ पर बाकी हमें पता चल गई ये बातें, एंड कंजंक्शन से पता चल गई बातें सारी कि ना सेम टाइप के वर्ड्स को कैरी करता है ना, तो यहाँ पर स्मेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी। हैप्पीनेस नहीं होगा, एंगर भी नहीं होगा, सैडनेस भी नहीं होगा, स्मेल हो जाएगा। सो 4th बड़ा ही आसान है, यानी 22 का 4th हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्मेल। देखो वर्ड इज समटाइम्स टू एज अ 6th सेंस है। कभी कभी ये क्या है, एक 6ठी सेंस के बारे में बात की जाती है, ये बात कह रहा है। कभी कभी क्या होता है, 6ठे सेंस के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है? तो व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड, बिल्कुल रेफर्ड हो जाएगा। रिक्वायर्ड जरूरत नहीं, रिटेन बनाए रखना, रिमाइंड जिसे बोलते हैं, रिमाइंडेड याद कराना, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। रेफर्ड जो कभी कभी क्या होती है, जो 6ठी है रिफर की जाती है टू एज अ 6th सेंस इज पावर टू बी अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ प्रिपरेशन हमेशा ऑफ आता है, ये बातें याद रखिएगा। देखो कितनी आसान है चीज़ें, क्योंकि ये प्रिपरेशन कुछ फिक्स होते हैं, अवेयर के साथ ऑफ ही आता है, तो ऑफ अगला ऑफ ही आएगा यहाँ पर, ऑफ थिंग्स, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। देखिए बिल्कुल प्रिपरेशन ही तो आया है यहाँ पर, ऐसा नहीं मैंने पहले भी देखा भी नहीं था, है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले भी देखा नहीं, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब ऑप्शन पहले पढ़ लिया होगा, मैं पहले पढ़ा नहीं था। तो अवेयर के साथ प्रिपरेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, ऑफ लगा ही है यहाँ पर, बाकी कोई प्रिपरेशन नहीं आएगा। सो अवेयर ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अवेयर ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली, है ना, ऑफ द 5 डैश सेंसेस, अ काइंड ऑफ, क्या लिखा है, सुपर, अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर तो ऑफ था, है ना, ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 सेंसेस ऑफ जियोलॉजिकल थोड़ा ना, जियोग्राफिकल भी नहीं होगा, बॉटनिकल, ये तो क्या हो गया, फिजिकल ही एक आंसर ऐसा है जो यहाँ पर ऑप्शन लगने लायक है। 5 फिजिकल सेंसेस, हाँ बिल्कुल फिजिकल सेंसेस की बात की जा रही है, अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अप्रोप्रिएट आंसर फिजिकल ही है जो कि यहाँ पर लिख रखा है, बाकी सारे ऑप्शन इन क्या बोलते हैं, इन अप्रोप्रिएट है। तो हमने एक और पेपर सॉल्व कर लिया है। आपको अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई एग्जाम रिलेटेड या किसी पेपर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें। मुझे टाइम मिलते ही ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप मेंशन किया करें, पूछे तो। अभी तक जितने भी लोग कमेंट करते हैं, मेंशन करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दिया हूँ और देता रहता हूँ और देता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तक बताइए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कराए जा रहे हैं, और इनका टाइम टू टाइम आप रिवीजन भी करते रहिएगा। अगर आप की नोट्स बना रहे हो, की नोट्स कहने मतलब है अगर आप वो ऐसे नोट्स बना रहे हो जो इसमें की फैक्टर्स नोट कर रहे हो, तो उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। वोकैब पे फोकस करिए, नए नए ईडियम्स सीखिए, नए नए वर्ड्स सीखिए, और पेपर पढ़ते रहिएगा। अब पेपर पढ़ते रहने से ना, कोई भी पेपर पढ़ते रहिए, चाहे मैगजीन पढ़ते रहिए, कुछ भी स्टोरी पढ़ते रहिए, मतलब ज़्यादा नहीं, आधे घंटे पढ़ना बहुत है।
डेली आप आधे घंटे पढ़ते हो बहुत है आपके लिए पेपर के हिसाब से ना। आपको वैसा नहीं कि दिन भर बैठ जाना 2-3 घंटे पेपर ही पढ़ते रहना, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आधे घंटे डेली रूटीन बना लीजिए, आधे घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आधे घंटे से 45 मिनट हो जाएगा ठीक है, लेकिन आधे घंटे से कम ना हो। 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो आधा घंटा 45 मिनट आप पेपर पढ़ते रहिए इंग्लिश का, कोई भी पेपर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ से आपको चीज़ें निकलती रहेंगी। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।